क्या आपने कभी देखा है किसी स्टॉक में ब्रेकआउट आया, टारगेट भी हिट हो गया, लेकिन फिर भी ट्रेडर्स को नुकसान उठाना पड़ा? आज हम बात करेंगे एसबीआई के स्टॉक की कि ब्रेकआउट आने के बाद, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आने के बाद ट्रेडर्स को लॉस क्यों उठाना पड़ा। आपको याद होगा ब्रेकआउट के पहले यह स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया था 10 जून को। लॉजिक बहुत सिंपल था, इसने अपने डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया था, बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, फिर लोअर प्राइस रिजेक्शन हुआ और स्टॉक ऊपर गया, फिर से यहां सेलिंग आई। लेकिन इस बार क्या हुआ कि लोअर प्राइस रिजेक्शन हुआ और आरएसआई डाइवर्जन दिखाने लग गया, और जो दूसरी कंफर्मेशन आई कि फिर इस स्टॉक ने लोअर हाई बनाना स्टार्ट किया। मतलब यहां से जब लोअर हाई बनना स्टार्ट हुआ और यहां से यहां तक जब आरएसआई डाइवर्जन हमें देखने को मिला, तो यह क्लियर हो गया कि अब इस स्टॉक का स्ट्रक्चर बदलने वाला है, और स्ट्रक्चर भी यहां से बदल गया। लेकिन मेन ब्रेकआउट हमें दिखा जब इसने 1005 के लेवल को ब्रेक कर दिया, और फिर यह चार्ट मैं आपके साथ शेयर किया ब्रेकआउट के जस्ट पहले। ब्रेकआउट भी आया, लेकिन लास्ट टाइम की तरह सडन स्पाइक यहां देखने को नहीं मिली। ऐसे में ट्रेडर्स के अंदर फियर आ गया कि अब क्या होगा। बट जो अच्छी बात थी कि प्राइस अपने ब्रेकआउट लेवल को होल्ड करके कंसोलिडेट कर रहा था। फिर मैंने इसका नेक्स्ट अपडेट आपके साथ शेयर किया, यहां आप देख सकते हैं एसबीआई ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन। मतलब डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं आया, कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन यहां से कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट अपडेट एसबीआई एग्जिट बिफोर ब्रेकआउट। मतलब लोग एग्जिट कर रहे हैं ब्रेकआउट आने के पहले, और जैसे ही छोटे ट्रेडर एग्जिट कर लेंगे ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद की जो अपडेट थी एसबीआई डोंट बाय। मतलब ब्रेकआउट आ चुका था, जो छोटे ट्रेडर थे महीने डेढ़ महीने के कंसोलिडेशन जोन के बाद जो एग्जिट कर लिए, उसके बाद सडन स्पाइक आया, और यहां पर मैंने अपडेट किया कि अब फोमो एंट्री करने से बचना है। क्यों? क्योंकि यह अपने डिमांड जोन के ऊपर जब तक नहीं सस्टेन करेगा, हम अपसाइड को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं होंगे, और अगर यह यहीं से अपर प्राइस रिजेक्शन ले लेता है तो डाउन साइड की पोजीशन तो हम कैरी ही नहीं करेंगे। रीजन बिहाइंड, कहीं से भी लोअर प्राइस रिजेक्शन आ सकता है। अभी आप चार्ट को देखेंगे, एग्जैक्टली वही हुआ जो हमने इमेजिन किया था। ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद इसने टारगेट दे दिया जो कि हमारा 1050 का लेवल था। उसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन थी इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट ईयर प्रीवियस टॉप तक जा सकता है, जो कि 1250 का लेवल है, 50 या 40 का लेवल है। ठीक, अगर यहां से रिजेक्शन लेता है तो हम डाउन साइड को लेकर बायस नहीं होंगे, क्योंकि यह ट्रैप है, यहां पर बियर ट्रैप है। हुआ भी वही, 3% की गिरावट आई 2 दिन में, फिर लोअर प्राइस रिजेक्शन हो गया। ऐसे में जो लोग इस लेवल पर या इस लेवल पर डाउन साइड की पोजीशन कैरी किए होंगे वो फिर ट्रैप हो गए होंगे। मतलब जो लोग यहां पर अपसाइड की पोजीशन कैरी किए फोमो में आकर, वह भी ट्रैप हो गए, और जो लोग इसको शॉर्ट किए वह भी ट्रैप हो गए। अब आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक में ऐसा क्यों हुआ कि बुल्स भी ट्रैप हो गए और बियर्स, और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आगे किस तरह की मूव हमें देखने को मिल सकती है इस स्टॉक में। यह यहीं से इस रेंज में ट्रेड करेगा या इसे ब्रेक करके अपसाइड को जा सकता है। इस ओवरऑल सिनेरियो को समझने के लिए पहले हमें कुछ फाइनेंशियल डेटा को डिस्कस करना होगा। एसबीआई का यह स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 1082 की लेवल पर, और इस स्टॉक का पी है 11.58, सेक्टर पी 9.54। मतलब पी थोड़ा सा हायर साइड पे है अगर हम कंपेयर करें सेक्टर से। तो अब ज्यादा पी होने का मतलब यह नहीं कि स्टॉक काफी महंगा है, इसका यह मतलब हो सकता है इस स्टॉक के लिए लोग ज्यादा प्रीमियम दे रहे हैं, क्योंकि इस स्टॉक को लेकर वो कॉन्फिडेंट ज्यादा है, चाहे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो, चाहे फर्दर इस स्टॉक की मूव हो। इसीलिए वो 1 रुपए की अर्निंग के लिए 11.58 रुपए यहां देने को तैयार है। बात करते हैं इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न की। 5 ईयर में इस स्टॉक ने दिया है 152.6% का रिटर्न, 3 ईयर में 87.93% का रिटर्न, और 1 ईयर में 31.49% का रिटर्न। मतलब एवरेज 30% प्लस रिटर्न इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। इनसाइड की बात करें तो लोन बुक में ग्रोथ देखने को मिली है, बीटिंग 5 ईयर सीएजीआर, जो कि था 12.24%, और बढ़ के आया है 17.11%। मतलब 5% की ग्रोथ देखने को मिली है लोन बुक में। अच्छा, लोन बुक ग्रोथ का मतलब है कि बैंक ने 5% लोन ज्यादा बांटे हैं कंपेयर टू प्रीवियस 5 ईयर। प्रीवियस 5 ईयर में 12% की ग्रोथ देखी गई थी, अभी 17% की है। तो मतलब 5% ज्यादा लोन बांटे हैं, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, लैब हो, कुछ भी हो, मतलब लोन बटा है 5% ज्यादा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देखेंगे तो वह डाउन ट्रेंड में है। अब आप कहेंगे लोन बटा है बट नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये डाउन ट्रेंड है, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि मार्केट का कंपटीशन यहां पर आ जाता है। अब जैसे
एसबीआई के लोन बुक में ग्रोथ दिखी, तो ग्रोथ कैसे दिखी? अपने कंपटीटर से वो सस्ता लोन दिए होंगे, भले ही 0.01%, तो उन्हें सस्ते में लोन देना पड़ा, तो जिसकी वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन घट के आ रहा है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसका लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मैनेजेबल है क्योंकि ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है, बट शॉर्ट टर्म में चार्ट पर इसका असर आपको दिखेगा। अब बात करते हैं इस स्टॉक के फाइनेंशियल डेटा की। इनकम एंड पीएनएल क्वार्टरली डेटा देखेंगे पहले। टोटल इनकम जून क्वार्टर में 1,80,061.86 करोड़, और इसे कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से तो 1,66,991.82 करोड़। मतलब क्वार्टरली डेटा के अकॉर्डिंग ईयर ऑन ईयर टोटल इनकम इंक्रीज हुई है, लेकिन वहीं प्रीवियस क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ इनकम में 0.56% की गिरावट देखने की है। प्रोविजंस एंड कंटीजेंसी यह भी बढ़ के आया है। इसका बढ़ने का एक मेजर रीजन रेवेन्यू बढ़ा है, तो यह भी बढ़ेगा। अब प्रोविजन एंड कंटीजेंसी होता है, कंटीजेंसी का सीधा सा मतलब समझिए कि बैंक जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है उसका कुछ पार्ट उसे रखना पड़ता है एज अ आरबीआई गाइडलाइन, कि मान लीजिए लोन बांट रहे हैं, कुछ लोन्स डिफॉल्ट हो गए, तो उसको चुकाने के लिए बैंक के पास कुछ फंड होने चाहिए, तो वह रिजर्व में रख लेते हैं, तो वह आ जाता है आपका कंटीजेंसी वगैरह में। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ के आया है 24,113 करोड़, जो कि प्रीवियस ईयर में था 21,201.47 करोड़, और प्रीवियस क्वार्टर से यह बढ़ के आया है 22.76। प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ के आया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.39% इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। मतलब इनकम एंड पीएनएल को देखा जाए तो ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ठीक लग रही है। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो यहां पर आपको दिखेगा एडवांस बढ़ के आया है, ग्रोथ हुई है 17.11%। अब इसका मतलब क्या है? अब मान लीजिए एज अ कंपनी मैंने बैंक से लोन लिया, तो मैं क्या कहलाऊंगा? बारोअर। मैंने बोरो किया और बैंक ने हमें पैसा दिया है, तो क्या किया उसने? एडवांस्ड किया है, उसने हमको पैसा दिया है। अब क्योंकि आप देखेंगे लोन बुक में ग्रोथ हमें देखने को मिली है, तो यहाँ पे बढ़ के आएगा क्योंकि बैंक ने पैसे बांटे हैं। ठीक है। डिपॉजिट डिपॉजिट भी यहाँ 11.09% बढ़ के आया है प्रीवियस ईयर से, और टोटल इक्विटी 21.75% यह भी इंक्रीज हुई है। अच्छा, यहाँ पर जो लोग टोटल इक्विटी ग्रोथ को नहीं समझते उन्हें मैं बता दूं, मान लीजिए स्टॉक की वैल्यू है 100 रुपीज और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है 120 हो जाती है, तो 20 रुपीज की जो ग्रोथ देखी गई है 20%, वो यहाँ पर जुड़ जाएगी और वही दिखाएगा कि कंपनी की वैल्यू बढ़ गई है, मतलब टोटल इक्विटी ग्रोथ हुई है 20%। तो यहाँ पर 21.75% की ग्रोथ हुई है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अब देख लेते हैं कैश फ्लो के डेटा को। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 38,097.39, प्रीवियस ईयर में था 48,486.29, तो मतलब 10,000 का यहाँ पर फॉल दिख रहा है। जो पैसे रिजर्व में लास्ट ईयर थे उससे 10,000 कम है इस बार रिजर्व में इनके पास। खैर ये कोई निगेटिव बात नहीं है, इस बार इन्होंने कम रिजर्व रखा है, बस सिंपल सा मतलब समझिए। और नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लास्ट ईयर इन्होंने इन्वेस्ट किया था 5,634.7 करोड़। माइनस में देखकर यह मत सोचिएगा कि यह घाटे में है, इन्वेस्ट किया है, इस पर इन्हें रिटर्न आएगा, इंटरेस्ट आएगा। इस बार इन्होंने इन्वेस्ट किया 690.89 करोड़। और नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यह भी आपको माइनस में दिख रहा होगा। माइनस में दिखने का सीधा सा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब या तो इन्होंने डिविडेंड दिया होगा इन्वेस्टर्स को, या फिर टीयर 2 बॉन्ड की पेमेंट की होगी, तो जिसकी वजह से यह वैल्यू माइनस में दिख रही। ओवरऑल नेट कैश फ्लो 43,910.27 है, लास्ट ईयर 31,360.64 है। यहाँ पर कुछ मिसिंग लग रहा है, यहाँ पर अदर का डेटा मिसिंग लग रहा है। खैर छोड़िए, फिलहाल इतना समझिए कि यहाँ पर नेट कैश फ्लो ओवरऑल ग्रोथ हमें देखने को मिली है अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से। ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ठीक लग रही है इस कंपनी की। अब पीयर्स से कंपेयर करते हैं लास्ट 1 ईयर, तो 1 ईयर में देखेंगे आप एसबीआई, यूनियन बैंक, पीएनबी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर चारों से कंपेयर करें तो यहाँ एसबीआई आपका यूनियन बैंक के बाद सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक है ट्रेंड के अकॉर्डिंग। नाउ कम टू द शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। यहाँ आप देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग में बहुत मेजर चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। एफएफआईज के डेटा में 0.5 के अराउंड चेंज यहाँ देखने को मिल रहा है। डीआईज के डेटा में थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है। यही समझिए कि डीआईज और अदर ने बाई कर लिया जो एफएफआईज ने सेल किया था, तो
बहुत मेजर चेंज नहीं है जिसका इफेक्ट हमें चार्ट पर देखने को मिलेगा। तो यही थी फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की ओके है, बट नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा सा डाउन साइड पर है, और क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद नेट इंटरेस्ट मार्जिन का इफेक्ट हमें चार्ट पर देखने को मिला। अब होता क्या है, यहां से ब्रेकआउट कंफर्मेशन आया, ब्रेकआउट आया, सडन स्पाइक नहीं आई, लेकिन ब्रेकआउट लेवल को होल्ड कर रहा था ये स्टॉक। यहां से यहां तक आते आते मैक्सिमम एग्रेसिव ट्रेडर एग्जिट कर जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कुछ टाइम और होल्ड कर लें, फिर स्टॉक और नीचे चला जाता है, फिर यहाँ पे लोग फिर अब माइंड में आ जाता है कि ब्रेकआउट तो आने से रहा, अब हमारा रेट आ जाए, हम यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। जो लोग यहाँ पर एंट्री लेते हैं, या यहाँ पर जो लोग लिए कि चलो कुछ प्रॉफिट आ जाए, यहाँ एंट्री एग्जिट कर लेंगे। जो लोग एक बार और हिम्मत बांधते हैं, फिर एक डाउन ट्रेंड देखते हैं, फिर यहाँ तक आते आते वो एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि 1.5-2 महीने कौन ही रुकेगा इस स्टॉक में। और यही स्मार्ट मनी का गेम होता है, स्ट्रक्चर चेंज, ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन, फिर यहाँ पर एक्यूमुलेशन देखेंगे, बार बार लोअर प्राइस बाइंग देखने को मिल रही है, बार बार मिल रही है, और रिटेलर्स हैं पैनिक में एग्जिट कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। अब जब सडन स्पाइक आया रिजल्ट के 2 दिन पहले, 7th को रिजल्ट आया था, और उसके 2 दिन पहले यहाँ पर देखेंगे एक ग्रीन कैंडल दूसरी बन गई, तो जो लोग इस लेवल पर एग्जिट किए थे वो अभी जब तक सोच रहे थे तब तक प्राइस अपने टारगेट तक पहुंच गया। मैं बार बार अपडेट कर रहा था कि इस स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा या 1050 के जोन तक जा सकता है। हुआ भी वही, लेकिन यहां पर रिटेल ट्रेडर्स के अंदर इतना फियर आ गया कि वो इस लेवल पर एग्जिट कर लिए, लेकिन यहां पर अपने आप को नहीं रोक पाए। क्यों? क्योंकि लगा कि आज रिजल्ट आने वाला है, क्वार्टरली रिजल्ट, परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, रेटिंग अच्छी लग रही है, अब यहां से ब्रेकआउट आएगा और प्रीवियस टॉप तक जा सकता है, तो यहां से एक बड़ी मूव हम कैप्चर कर लेंगे 2 ही 4 दिन में। और यही होता है रिटेल ट्रैप। अगले ही दिन रिजल्ट आया, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का इफेक्ट दिखा शॉर्ट टर्म में, और यह नीचे चला आया। नीचे चला आया तो लोग क्या करेंगे, जो लोग यहां पर कॉल की पोजीशन में थे, सी लिए थे ऑप्शन में, अब वो अपनी पोजीशन को कन्वर्ट कर देंगे, पुट में आ जाएंगे। अब यहां से भी प्राइस घूम गया, अब क्या करेंगे, जो लोग अप साइड में थे वो भी ट्रैप हो गए, जो डाउन साइड में थे वो भी ट्रैप हो गए। करना क्या था, इस लेवल पे अगर यहाँ पे एंट्री है तो भी होल्ड करना था, यहाँ पे थी तो भी होल्ड करना था, यहाँ पे थी तो भी, और यहाँ पे थी तो भी, क्योंकि ये अपने लो को ब्रेक नहीं कर। बट एज ए रिटेलर हम क्या करते हैं, टॉप को ब्रेक किया तो यहां पर सोचेंगे, फिर इसको ब्रेक किया तो यहां पर सोचेंगे, और फिर ट्रैप हो जाएंगे। और जनरली ऐसी मूव में उन लोगों का ज्यादा लॉस होता है जो ऑप्शन की पोजीशन कैरी करके बैठते हैं, या फिर जो स्टॉक में है बट वो हायर मार्जिन पर ट्रेड करते हैं। 3 टाइम 4 टाइम उन्होंने मार्जिन ले लिया तो फिर उनका नुकसान हो जाता है। यहां पर अप साइड में बैठ गए और फिर प्राइस नीचे चला आया, नीचे चला आया। अब ऐसा नहीं है स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, यहां से लोअर प्राइस रिजेक्शन हुआ, हो सकता है यहां कुछ टाइम तक फिर कंसोलिडेट करे, लेकिन जब भी यह स्टॉक अपने डिमांड जोन के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर यह नेक्स्ट 1240 के लेवल तक जा सकता है। अभी भी स्टॉक अप ट्रेंड में है, स्ट्रक्चर बुलिश साइड पर ही है, स्ट्रक्चर बियरिश साइड पर नहीं है। मैं क्लियरली मना किया था कि यहां से डाउन साइड की पोजीशन हम कैरी नहीं करें। एग्रेसिव ट्रेडर हैं, इंट्राडे में कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन इसे स्विंग या लॉन्ग टर्म के लिए डाउन ट्रेंड लेकर चलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप देखिए इस लेवल पर सेलर्स वीक है, यहाँ पर बार बार लोअर प्राइस पर बायर्स आ जा रहे हैं। ऐसे में हम डाउन ट्रेंड लेकर के अगर चलेंगे तो हम सिर्फ ट्रैप करेंगे अपने आप। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी, और इस स्टॉक को लेकर जो मैं अपडेट दिया था उसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी एनालिसिस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।